नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं जहां एक 5000 ईयर्स पुरानी पौराणिक कथा एक ठोस वैज्ञानिक सच्चाई में बदल जाती है। चलिए बिना देर किए सीधे समुद्र की गहराइयों में चलते हैं और भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक डूब चुकी द्वारका नगरी के सच को डिकोड करते हैं। अब जरा 1983 के अरब सागर की कल्पना कीजिए। आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल दूर गुजरात के ओखा तट के पास पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र के उस गहरे और खामोश अंधेरे में छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वे इतिहास को पूरी तरह से दोबारा लिखने वाले हैं। जैसे ही ये गोताखोर तलहटी तक पहुंचे, वे सचमुच दंग रह गए। रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा था जो प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं था। वहां इंसानों द्वारा तराशी गई विशाल चट्टानें और भव्य दीवारें थीं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में हजारों साल पुरानी किताबों में लिखा वो शहर यहीं इन गहराइयों में दफन है? भाग 1, स्वर्ण नगरी का जन्म, प्राचीन काल का ब्लूप्रिंट। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत के उन विवरणों को सिर्फ एक धार्मिक कथा मानकर नहीं, बल्कि एक सटीक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट के तौर पर देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों को अगर देखें तो जब श्री कृष्ण ने एक सुरक्षित जगह बनाने का फैसला किया तो उन्होंने समुद्र के देवता वरुण से जमीन मांगी। और यहाँ ये नंबर बहुत दिलचस्प है, 153.6। ग्रंथों के मुताबिक वरुण देव ने ठीक 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर की जमीन समुद्र से वापस दी, ताकि इस बेमिसाल शहर का निर्माण हो सके। और वो शहर कितना भव्य था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 900 से ज्यादा शानदार महल थे। सोचकर देखिए, चांदी के फर्श और सोने की दीवारें। सिर्फ यही नहीं, वहां समुद्री व्यापार के लिए बेहद एडवांस्ड बंदरगाह और कमाल की सिंचाई प्रणाली भी की। यानी ये प्राचीन महानगर पूरी तरह से आत्मनिर्भर और हाईटेक था। लेकिन फिर पतन का दौर आया। 5000 से ज्यादा साल पहले गांधारी और ऋषियों के श्राप ने विनाश की नींव रखी। द्वापर युग के आखिर में प्रभास पाटन में एक भयानक गृह युद्ध हुआ और फिर श्रीकृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। कलयुग की शुरुआत होते ही समुद्र ने उफन कर इस स्वर्ण नगरी को वापस अपने अंदर खींच लिया। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं टाइमलाइंस ने आज के वैज्ञानिकों को अपनी रिसर्च के लिए एक सटीक दिशा दी। तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, क्या कोई पौराणिक श्राप समंदर की गहराई में कोई फिजिकल सबूत या भौतिक साक्ष्य छोड़ सकता है? यही वो सवाल है जो एक पुरानी दुखद कथा को आधुनिक पुरातत्व विज्ञान की कड़ी जांच पड़ताल से जोड़ता है। भाग 2, पुरातत्विक खोज, गहराई में कड़ा संघर्ष। अब हम 20वीं सदी के उन पुरातत्वविदों के संघर्ष की बात करते हैं जिन्होंने इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने का भारी जोखिम उठाया। 1980 के दशक में दुनिया भर के इतिहासकारों का नजरिया एकदम बटा हुआ था। ज्यादातर संशयवादी इतिहासकार इन ग्रंथों को सिर्फ एक धार्मिक मिथक मानते थे, लेकिन दूसरी तरफ थे डॉक्टर SR राव। उन्होंने इन प्राचीन ग्रंथों को सटीक ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह देखा जो बस समुद्र के नीचे प्रमाणित होने का इंतजार कर रहे थे। सच कहूं तो इस अभियान की शुरुआत कोई बहुत बड़ी फंडिंग के साथ नहीं हुई थी। टीम का शुरुआती बजट सिर्फ 800 रुपए था। डॉक्टर राव की टीम के पास ना तो भारी भरकम पैसा था और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी। फिर भी एकदम बेसिक गोताखोरी उपकरणों के सहारे उन्होंने इस विशाल अंडरवाटर खोज की नींव रखी। ये किसी अंडरडॉग स्टोरी से कम नहीं है। अगर हम 1983 से 1992 के बीच के काम को देखें तो सब कुछ बहुत ही मैनुअल था। स्थानीय गोताखोर और पुरानी सोनार तकनीक। उस समय उन्हें पत्थरों की दीवारें और साधारण लंगर मिले। लेकिन 2001 से 2007 के बीच तस्वीर बदल गई। ASI और NIOT ने एडवांस्ड सोनार टेक्नोलॉजी के साथ डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम के नेतृत्व में बड़े ऑपरेशंस चलाए और तब जाकर प्राचीन ड्रेनेज सिस्टम और टेराकोटा की मोहरें जैसी चीजें सामने आईं। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। 560 मीटर लंबी एक पत्थर की दीवार। सोचिए, समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे इतनी विशाल संरचना। ये जाहिर तौर पर कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा की गई इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत था। गहराइयों से जो खजाने मिले वे किसी अजूबे से कम नहीं थे। वहां 3 छेद वाले एडवांस नेविगेशन एंकर मिले जो बताते हैं कि उनकी समुद्री यात्राएं कितनी विकसित थी।
साथ ही 30 से ज्यादा भारी भरकम पत्थर के खंभे, बेहद बारीक काम वाली टेराकोटा मोहरें और ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले जो 9000 साल तक पुराने हो सकते हैं। ये साबित करता था कि द्वारका एक असली और बेहद व्यस्त बंदरगाह शहर था। अब बात आती है वैज्ञानिक प्रमाणों की। अंतर्राष्ट्रीय लैब्स में जब इन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये 5000 से 9000 साल पुरानी है। मतलब जो टाइमलाइन द्वापर युग और महाभारत की है, वही टाइमलाइन इन भौतिक साक्ष्यों से एकदम सटीक मैच खा रही थी। भाग 3, वैज्ञानिक प्रमाण और समुद्र का बदलता स्तर। चलिए अब इस विश्लेषण को थोड़ा भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी की तरफ ले चलते हैं और समझते हैं कि लहरें एक पूरे शहर को कैसे निगल सकती हैं। अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी कौन सी प्राकृतिक ताकत थी जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को पानी के नीचे खींच लिया। चलिए उस जियोलॉजिकल डेटा को डिकोड करते हैं जो इन प्राचीन ग्रंथों की बातों को सही साबित करता है। इसे समझने के लिए प्रोफेसर रेन्स की सी लेवल राइज थ्योरी को देखते हैं। इसके 3 अहम चरण हैं। पहला, 20,000 साल पहले समुद्र का स्तर बहुत नीचे हुआ करता था। दूसरा, करीब 11,000 साल पहले ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे और सुनामी जैसी घटनाएं होने लगीं। और तीसरा, सबसे बड़ा बदलाव आया 5000 ईसा पूर्व के आसपास, जब समुद्र के स्तर में अचानक 25 मीटर की भारी बढ़ोतरी हो गई। इसी तंत्र ने पूरी दुनिया के तटीय शहरों को डुबो दिया था। और ये कोई छोटी मोटी स्थानीय घटना नहीं थी। 5000 साल पहले समुद्र के स्तर में आया ये उफान एक ग्लोबल इवेंट था। वैज्ञानिकों को कैरिबियन द्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक बिल्कुल इसी तरह के समुद्री बदलावों का सटीक डेटा मिला है। डॉक्टर राजीव निगम की सोनार मैपिंग ने एक और दिलचस्प बात साफ की। उनका मानना है कि यह शहर एक ही झटके में नहीं डूबा था। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी। समुद्र धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करता गया और वो भव्य मंदिर और घर खामोशी से धीरे धीरे गहराइयों में खिसकते चले गए। भाग 4, आस्था और विज्ञान, विरासत की वापसी। अब हम इस प्रस्तुति के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम द्वारका के गहरे सांस्कृतिक महत्व और उसे मिली इस नई वैज्ञानिक मान्यता को एक साथ जोड़कर देखेंगे। प्राचीन आस्था और आज के इतिहास के इस अनूठे संगम की एक बहुत ही खास झलक फरवरी 2024 में देखने को मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अरब सागर की गहराइयों में गोता लगाया और उन डूबे हुए प्राचीन पत्थरों पर मोरपंख अर्पित किया। ये एक ऐसा शक्तिशाली पल था जिसने अतीत की आस्था और वर्तमान की ऐतिहासिक जागरूकता को सीधे तौर पर जोड़ दिया। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? पहला तो ये कि प्राचीन ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट हो सकते हैं। दूसरा, आस्था और विज्ञान दोनों अलग अलग रास्ते अपनाकर भी एक ही सच तक पहुंच सकते हैं। और अंत में द्वारका मानव स्मृति और हमारे लचीलेपन का एक अद्भुत स्मारक है। पुरातत्व और विज्ञान ने मिलकर सचमुच इस रहस्य को सुलझा दिया है। जाते जाते एक बात जरूर सोचने पर मजबूर करती है। अगर द्वारका जैसा एक विशाल पौराणिक शहर इतने लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में सचमुच मौजूद था, तो ऐसी और कौन सी प्राचीन कथाएं हैं जो बस हमारी खोज का खामोशी से इंतजार कर रही हैं? इसी दिलचस्प सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए और इतिहास के इन अनसुलझे रहस्यों को समझते रहिए।